एसी सर्किट का न्यूमेरिकल प्रैक्टिस चल रहा है। उसी न्यूमेरिकल प्रैक्टिस की सीरीज़ में अपन देखेंगे। न्यूमेरिकल प्रैक्टिस की सीरीज़ में क्वेश्चन ले रहा हूँ मैं, ठीक है। जितना ज़्यादा क्वेश्चन करेंगे उतना ही ज़्यादा कंसेप्ट क्लियर होता है, इस कारण मैं ज़्यादा प्रैक्टिस कराता हूँ। चलो, एक क्वेश्चन है, एक नए टाइप का है। मैं नया टाइप का क्वेश्चन मिलता है तभी लेता हूँ, अदरवाइज सेम टाइप का क्वेश्चन नहीं कराता, ठीक है। एक क्वेश्चन है, अ वोल्टेज V ऑफ t इक्वल टू 141.4 साइन ऑफ 314t प्लस 10 डिग्री is applied to a circuit and the steady current is given by I of t इक्वल टू, ठीक है। ये क्या बोल रहा है, अब वोल्टेज V ऑफ t, इसमें एक वोल्टेज का इक्वेशन दे दिया, इतना जानना जरूरी है आपको। ये वोल्टेज का इक्वेशन दिया है। एक साइनोसाइडल वोल्टेज है, एसी वोल्टेज है। उस साइनोसाइडल एसी वोल्टेज का इक्वेशन दिया है। क्वेश्चन वाला बोल रहा है कि इस वोल्टेज को अप्लाई किया जाता है एक सर्किट में, तो इस वोल्टेज को अप्लाई करने से उसमें आई ऑफ टी करेंट का क्या होने लगता है, फ्लो होने लगता है। तो क्वेश्चन वाला इस आई ऑफ टी करेंट की वैल्यू भी दिया है, ये है 14.14 इंटू साइन ऑफ 314t माइनस 20 डिग्री, ऐसा दिया है। मतलब इस पर्टिकुलर वोल्टेज को अप्लाई करने से उसमें इस वैल्यू का इलेक्ट्रिकल करंट का क्या हो रहा है, फ्लो हो रहा है। तो इस साइनोसाइडल एसी सिग्नल अप्लाई हो रहा है। साइनोसाइडल एसी सिग्नल अप्लाई करने से साइनोसाइडल नेचर का ही इलेक्ट्रिकल करंट का इसमें फ्लो हो रहा है, ठीक है। यहाँ पर +5 डिग्री है, फेस एंगल को शो करता है। दैट मीन्स इस साइनोसाइडल सिग्नल का रेफरेंस के रिस्पेक्ट में 10 डिग्री का लीडिंग है। +10 डिग्री मतलब लीडिंग है, मतलब 10 डिग्री आगे है। -20 डिग्री मतलब यहाँ पर क्या है, 20 डिग्री ये पीछे है, ठीक है। तो अब अपन ये दिया है, तो सामने वाला बोल रहे हैं इतना फ्लो होता है, डिटरमाइन, तो निकालिए, कहा कह रहे हैं यहाँ पर डिटरमाइन। फर्स्ट क्या बोल रहा है, द पावर फैक्टर ऑफ द सर्किट, द पावर फैक्टर ऑफ द सर्किट, ठीक है, ऑफ द सर्किट का क्या निकालना है, पावर फैक्टर निकालना है। दूसरी पॉइंट क्या है, द पावर डिलीवर्ड टू द सर्किट, पावर डिलीवर्ड टू दी सर्किट को कितने अमाउंट में पावर डिलीवर्ड होगा वो। तीसरा क्या बोल रहा है, ड्रा दी फेजर डायग्राम, ड्रा दी फेजर डायग्राम। तो फेजर डायग्राम में एक्चुअल में क्या होता है, वोल्टेज और करंट के बीच में रिलेशन को रिप्रेजेंट करते हैं, जो कि मैग्नीट्यूड वर्सेस क्या है, मैग्नीट्यूड और फेस के बीच का कर्व है बोल सकते हो, जिसके थ्रू हम मैग्नीट्यूड को रिप्रेजेंट करते हैं, साथ ही हम उसमें फेस को भी रिप्रेजेंट करते हैं। तो वोल्टेज और करंट की मैग्नीट्यूड एंड फेस को रिप्रेजेंट करने वाले जो डायग्राम है वही क्या है, फेजर डायग्राम। कैसे बनाना है वो मैं आपको पता है, बता भी दूंगा, ठीक है। चलो अब सॉल्यूशन देखते हैं इसका। चलो सॉल्यूशन, तो एक सॉल्यूशन, गिवन पैरामीटर्स, गिवन क्या क्या दिया है, दी अप्लाइड वोल्टेज, दी अप्लाइड वोल्टेज, अप्लाइड जो वोल्टेज है V ऑफ टी, तो V ऑफ टी इक्वल टू क्या हो जाएगा, 114.4 इंटू साइन ऑफ 314t प्लस क्या होगा, 10 डिग्री। क्लियर हुआ ये ऐसा। तो ये आपका अप्लाइड वोल्टेज है। तो इस अप्लाइड वोल्टेज को देखो, और इस अप्लाइड वोल्टेज को अगर मैं कंपेयर कर रहा हूँ, मान लीजिए स्टैंडर्ड इक्वेशन लिख दो, सपोज V ऑफ टी का ही वोल्टेज का स्टैंडर्ड इक्वेशन, तो साइनोसाइडल इक्वेशन ये Vm होता है इनटू क्या होता है, ये साइन ऑफ ओमेगा टी प्लस क्या होता है, 5 1, ठीक है। समझ में, +5 हो गया।
अब यहाँ पर अगर इन दोनों को कंपैरिजन करेंगे, दिस इज स्टैंडर्ड मैथमेटिकल एक्सप्रेशन और इक्वेशन फॉर वोल्टेज सिग्नल, अप्लाइड वोल्टेज सिग्नल का स्टैंडर्ड मैथमेटिकल एक्सप्रेशन है। अब देखो यहाँ पर ये वी एम जो है वो मैक्सिमम एम्पलीट्यूड ऑफ अप्लाइड वोल्टेज को शो कर रहा है। अगर इन दोनों को हम कंपेयर करेंगे तो कंपैरिजन करेंगे तो फ्रॉम इक्वेशन से अगर हम देखेंगे तो वी एम अप्लाइड वोल्टेज सिग्नल का जो पीक एम्पलीट्यूड है क्या हो जाएगा 141.4 और ये क्या मिलेंगे आपको वोल्ट मिलेंगे। ठीक है, तो अप्लाइड एसी सिग्नल का क्या हो गया, पीक वैल्यू मिल गया, ये पीक एम्पलीट्यूड को शो करता है और ये साइन फंक्शन का मल्टीप्लाई है। इसका मतलब क्या हुआ कि वो अप्लाइड जो वोल्टेज है उसकी कैरेक्टरिस्टिक्स है वो साइनोसाइडली वेरी होता है। ठीक है, अब इसको एक कंपैरिजन करेंगे तो ओमेगा की वैल्यू क्या मिलेगा यहाँ पर, इस ओमेगा के जगह में यहाँ पर क्या है 314 है, ओमेगा के जगह में क्या है 314, ओमेगा की यूनिट क्या होता है रेडियन पर सेकेंड, तो ओमेगा की वैल्यू होता है 314 रेडियन पर सेकेंड। तो इस अप्लाइड वोल्टेज है उसकी एंगुलर फ्रीक्वेंसी मिल गया 314 रेडियन पर सेकेंड मिल गया। ठीक है, अगर इस वाले फेज को अगर मैं φ1 मान लूँ तो फेज जो है φ1 की वैल्यू है इक्वेशन से कितना डिग्री मिल रहा है आपको 10 डिग्री, तो 10 डिग्री आपका क्या मिल रहा है यहाँ पर फेज की वैल्यू मिल रहा है। तो यहाँ से हमें अप्लाइड एसी वोल्टेज की पीक एम्पलीट्यूड पता चल गया, मैक्सिमम एम्पलीट्यूड, और उस अप्लाइड वोल्टेज के कारण जो आपका सिग्नल जो फ्लो होगा उस सिग्नल फ्लो की करंट इक्वेशन भी दिया है, उस करंट इक्वेशन को हम देख लेते हैं। ठीक है, तो उस करंट इक्वेशन द फ्लोविंग करंट है वो आई ऑफ टी का वैल्यू कितना दिया है 14.4 ऐसा कुछ दिया है, 14.14 दिया है, 14.14 साइन ऑफ क्या दिया है 314, रुक जाओ देख लेता हूँ क्वेश्चन को, 314 इंटू टी माइनस क्या दिया है आपका 20 डिग्री का। ठीक है, तो हमने साइनोसाइडल उसमें एक्सटर्नल एसी वोल्टेज अप्लाई किया, साइनोसाइडल एक्सटर्नल अप्लाइड एसी वोल्टेज के कारण उसमें साइनोसाइडल नेचर का ही एसी करंट का उसमें फ्लो हुआ, तो ये फ्लोइंग इलेक्ट्रिकल करंट का वैल्यू 314 है। अगर इस इलेक्ट्रिकल करंट को अगर मैं स्टैंडर्ड साइनोसाइडल इलेक्ट्रिकल एसी करंट से अगर मैं कंपेयर करूं तो आई ऑफ टी इक्वल टू क्या होता है आई एम इंटू साइन ऑफ क्या होगा ओमेगा टी माइनस क्या हो जाएगा इसको अगर हम φ2 मान लेते हैं तो माइनस जो साइन है यहाँ पर एक्चुअल में लेगिंग को रिप्रेजेंट कर रहा है कि जो फ्लोइंग जो करंट है एक्चुअल में 20 डिग्री क्या कर रहा है वो लेग कर रहा है, पीछे है। क्लियर हुआ। अब ये हमारा दिया गया करंट का इक्वेशन है, ये हमारा स्टैंडर्ड इक्वेशन, तो स्टैंडर्ड इक्वेशन से हम इसकी कंपैरिजन अगर करेंगे तो ये आई एम जो होता है एक्चुअल में फ्लोइंग करंट की पीक एम्पलीट्यूड को शो करता है, मैक्सिमम एम्पलीट्यूड को। तो फ्रॉम करंट इक्वेशन बोल सकते हैं आई एम की वैल्यू कितना हो जाएगा 14.14 और करंट है तो यूनिट क्या होंगे ये एम्पियर होगा। ये पीक एम्पलीट्यूड है, मैक्सिमम एम्पलीट्यूड, कोई भी ऐसी सिग्नल जिस मैक्सिमम स्ट्रेंथ को कवर करता है अटेन करता है उसी पर्टिकुलर स्ट्रेंथ को उसकी क्या बोलते हैं पीक एम्पलीट्यूड। तो आई एम इक्वल टू 14.14 एम्पियर होंगे। ओमेगा की वैल्यू अगर देंगे तो यहाँ पर क्या हो गया 314 और ओमेगा की यूनिट क्या होता है रेडियन पर सेकेंड। और वैसे भी अगर मैं बोलूँ आपको तो होता क्या है कि कोई भी साइनोसाइडल अप्लाइड एसी वोल्टेज के कारण जो साइनोसाइडल नेचर का करंट फ्लो होता है वो फ्लोइंग जो करंट है उसकी और अप्लाइड वोल्टेज दोनों की फ्रीक्वेंसी क्या होती है सेम होती है, फ्रीक्वेंसी में कोई चेंजेस नहीं होता। तो अप्लाइड वोल्टेज की जो फ्रीक्वेंसी है वो भी वही रहेगा और उसके कारण फ्लोइंग करंट की फ्रीक्वेंसी भी वही रहेंगे। ओमेगा है, ओमेगा यहाँ पर एंगुलर फ्रीक्वेंसी है, यदि किसी सिग्नल की फ्रीक्वेंसी को एंगल के टर्म में मेजर करें तो वही क्या कहलाता है एंगुलर फ्रीक्वेंसी, और उसकी एसआई यूनिट क्या होता है रेडियन पर सेकेंड होता है। तो ओमेगा की वैल्यू हमें पता चल गया, अगर कहीं पर ज़रूरत हो तो यूज़ कर सकते हैं, अदरवाइज हम निकाल के बता रहे हैं, कहीं ना कहीं पर एक कंसेप्ट तो आपका काम आएगा ही आएगा। ठीक है, क्लियर हुआ। अगर आपको फ्रीक्वेंसी निकाल, अब यहाँ पर पीक वैल्यू आप करंट मिल गया, इसके प्रीवियस वाले पेज में पीक वैल्यू आप अप्लाइड वोल्टेज मिल गया, तो आरएमएस वैल्यू निकाल लेते हैं। सो
सो RMS वैल्यू ऑफ RMS वैल्यू ऑफ अप्लाइड वोल्टेज, RMS वैल्यू ऑफ अप्लाइड वोल्टेज, ठीक है। तो अप्लाइड वोल्टेज की जो RMS वैल्यू है उसको क्या लिखेंगे हम, VRMS भी लिख सकते हैं, कहीं कहीं पर बुक में कैपिटल V बस लिख देते हैं। तो सिर्फ और सिर्फ कैपिटल V लिखा है तो RMS वैल्यू ही होगा। और जब भी किसी साइनोसाइडल AC सिग्नल की वैल्यू या फिर कोई भी AC सिग्नल की वैल्यू अगर क्वेश्चन में अगर डायरेक्टली लिया है 200 वोल्ट 100 वोल्ट ऐसा दे दिया है, अगर इक्वेशन के फॉर्म में नहीं दिया है, डायरेक्टली वैल्यू दिया है, तो ऑलवेज वो जो वैल्यू जो होगा वो RMS वैल्यू ही होता है। तो VRMS इक्वल टू VA हो जाएगा, और V इक्वल टू क्या होता है, VM डिवाइडेड बाई √2। इक्वेशन से हमें पीक एम्पलीट्यूड पता है, पीक एम्पलीट्यूड इक्वेशन से पता है, उस इक्वेशन को देखकर पता 141 पॉइंट क्या है 4 दिया है, डिवाइडेड बाई क्या हो जाएगा ये √2 हो जाएगा। 141.4 अंडर रूट क्या है ये 2 है। इससे अपन निकाल सकते हैं 141, कैलकुलेटर में पुट कर दे रहा हूँ मैं। इक्वेशन दिया है तो इक्वेशन में RMS वैल्यू नहीं दिया रहता। जब भी आपको अप्लाइड वोल्टेज या फिर फ्लोइंग करंट की अगर इक्वेशन दिया है तो ऑलवेज उस इक्वेशन में आपको पीक एम्पलीट्यूड ही मिलेंगे, ठीक है। तो ये V हो गया, इसकी वैल्यू कैलकुलेटर से सॉल्व करोगे 99.98 आ रहा है। अगर आप अगर अप्रॉक्सीमेशन कर दोगे तो ये 100 वोल्ट के ही बराबर है, ठीक है, 100 वोल्ट होगा, ठीक है। तो ये RMS वैल्यू हो गया, VRMS बोल सकते हैं। अप्लाइड वोल्टेज की RMS वैल्यू निकल गया। हमें अप्लाइड वोल्टेज की इक्वेशन से हमें पीक एम्पलीट्यूड निकाला, पीक एम्पलीट्यूड और ये RMS वैल्यू दोनों के बीच का रिलेशन क्या होता है, ये फार्मूला है, हमेशा के लिए याद रखो। यहाँ पे हमने पीक वैल्यू रखा, √2 तो कांस्टेंट है। तो RMS वैल्यू ऑफ अप्लाइड वोल्टेज हो गया। अब RMS वैल्यू ऑफ फ्लोइंग करेंट निकालते हैं। RMS वैल्यू ऑफ फ्लोइंग करेंट, ठीक है, फ्लोइंग करेंट, ठीक है। तो फ्लोइंग करेंट की RMS वैल्यू जो होगा वो क्या होंगे, IRMS इक्वल टू कैपिटल I भी लिख सकते हैं। अगर कहीं पर भी बुक में सिर्फ और सिर्फ कैपिटल I अगर दिया है तो समझ जाना कि वो RMS वैल्यू है। और जब भी क्वेश्चन में आपको करंट की वैल्यू अगर सीधा 4 एम्पियर 5 एम्पियर इस टाइप से वैल्यू अगर दे दिया है तो ऑलवेज जो वैल्यू है वो RMS वैल्यू ही कहलाएंगे, जब तक उसमें स्पेशली पीक वैल्यू करके मेंशन ना करे तब तक। तो IRMS इक्वल टू क्या हो जाएंगे, IM बाई क्या होगा, √2 होंगे, IM बाई √2 होगा। IM की वैल्यू हम यहाँ से निकालने हैं पीक वैल्यू का कंपैरिजन करके, तो ये क्या हो जाएगा 14.14 डिवाइडेड बाय क्या हो जाएगा √2 हो जाएगा। तो ये IRMS की वैल्यू हम कैलकुलेटर से सॉल्व कर लेते हैं। 14.14 डिवाइडेड बाय √2 और ये सॉल्व करेंगे तो ये क्या आ जाएगा आपका 9.998। अप्रॉक्सीमेशन करेंगे तो ये 10 एम्पियर के ही बराबर है। तो फ्लोइंग करेंट की RMS वैल्यू हमें मिल गया। तो फ्लोइंग अप्लाइड वोल्टेज की RMS वैल्यू मिल गया, और इस अप्लाइड वोल्टेज के कारण जो फ्लो हो रहा है करंट उसकी भी RMS वैल्यू हमें मिल गया। तो क्वेश्चन वाले ने बोला है पावर डिलीवर्ड टू दी सर्किट निकालना है करके, ठीक है। तो पावर डिलीवर्ड टू दी सर्किट निकालना है, तो पावर डिलीवर्ड टू दी सर्किट अगर निकालना है तो निकाल सकते हैं। पावर डिलीवर्ड टू दी सर्किट, पावर पूछा है, पावर डिलीवर्ड टू दी सर्किट में जब भी आपको पावर पूछेंगे तो ऑलवेज एक्टिव पावर को ही कंसिडर करेंगे जब तक उसमें रिएक्टिव जैसा टर्म ना हो। तो एक्टिव पावर इक्वल टू क्या होता है, RMS वैल्यू ऑफ वोल्टेज, RMS वैल्यू ऑफ करेंट इनटू कोसाइन फंक्शन ऑफ फेज डिफरेंस बिटवीन अप्लाइड वोल्टेज एंड फ्लोइंग करेंट। तो ये आपका ये RMS वैल्यू ऑफ वोल्टेज 100 वोल्ट का है, ठीक है, ठीक। और RMS वैल्यू ऑफ करेंट कितना है आपका, कितना निकाले हम 10 एम्पियर का निकाले इंटू कॉस ऑफ फाई। हमें फेस एंगल चाहिए तो फेस एंगल यहाँ से निकलेगा, थोड़ा सा इसमें बैक कैलकुलेशन कर लेंगे। चलो फाई पता नहीं है, फाई नहीं, यहाँ पर दो फाई दिख रहा है क्योंकि वोल्टेज का एक अलग फेस एंगल दिखा रहा है जो कि 10 डिग्री क्या कर रहा है, वोल्टेज है वो लीडिंग कर रहा है। जो अगर फेज़र डायग्राम भी पूछा तो चलो पहले फेज़र डायग्राम ही बना लेते हैं।
चलो ये रेफरेंस वाला लाइन है, ठीक है। जब अगर ये रेफरेंस एक्सिस है, अगर इस रेफरेंस एक्सिस के रिस्पेक्ट में अगर हम वोल्टेज को अगर शो करें, वोल्टेज के फेस को अगर रिप्रेजेंट करें, तो वोल्टेज का जो फेस है ये सपोज दिस इज वोल्टेज, और इसकी एंगल को मैं क्या माना था, φ1 माना था, और ये कितने डिग्री का था, 10 डिग्री का, ठीक है। तो इस पर्टिकुलर वोल्टेज है लीडिंग कर रहा था, +10 डिग्री उसमें लिखा है, तो +10 लिखा है, मतलब ये φ1 की वैल्यू अपर एक्सिस के ऊपर ड्रॉ करेंगे। फेजर ड्रॉ करते समय अगर पॉजिटिव फेस एंगल है तो ऊपर, और अगर निगेटिव फेस एंगल है तो नीचे। तो अगर आपको इस अप्लाइड वोल्टेज के कारण फ्लोइंग जो करंट है वो -20 डिग्री का लेगिंग कर रहा है, इक्वेशन से पता चल जाएगा। यहाँ पर -20 लिखा है, मतलब ये लेगिंग है, पीछे है। तो चलो ये -20 डिग्री का है तो नीचे होगा, तो ये -20 डिग्री लेगिंग कर रहा है। मैं अप्रॉक्स बता रहा हूँ ना, ये ज़्यादा भी हो सकता है, आपको खाली 100 बस करना है कि ये कितना है, ऐसा कर। ये φ2 है, φ2 की वैल्यू कितना है, 20 डिग्री। माइनस लिखने का ज़रूरत नहीं है, ऑलरेडी फेज़र को आप नीचे में ड्रॉ किए हो तो खुद ही वो माइनस हो गया, तो -20 डिग्री लेगी, ये फ्लोइंग करंट है, ठीक है। लेकिन हमें फाई जो एंगल होता है रिजल्टेंट जो cos फाई लिखते हैं, ये फाई जो होता है वो वोल्टेज और करंट के बीच का एंगल है। तो इस वोल्टेज और करंट के बीच का अगर एंगल करें तो यहाँ से ये 10 डिग्री है, यहाँ से ये 20 डिग्री है, तो इन दोनों के बीच का जो फेस है फाई की वैल्यू कितना डिग्री होगा, 30 डिग्री। तो यही जो डायग्राम है वो फेजर डायग्राम होगा, और फेजर डायग्राम से पता चल जा रहा है कि इस अप्लाइड वोल्टेज के V के कारण जो करंट I फ्लो हो रहा है, इन दोनों के बीच में फेस का रिलेशन कितने डिग्री का है, 30 डिग्री का, ठीक है। तो 30 डिग्री मिल गया, तो इस वाले फेजर को पहले बना लेना ताकि आपको फेस मिल जाए, ठीक है। तो ये आपका cos फाई हो गया, ये 100 इंटू 10 इंटू कॉस ऑफ कितना हो जाएगा, 30 डिग्री। समझ में आया ना आप सबको कि फेस एंगल 30 डिग्री कैसे निकला। तो ये हो जाएगा 100 इंटू 10 इंटू कॉस ऑफ 30 डिग्री। क्लियर हुआ। कैलकुलेटर अलाउ है एग्जाम में, कैलकुलेटर यूज़ कर लेना आप लोग। तो पी तो पावर कितना डिलीवर होगा, 866.02 वाट। तो इतने अमाउंट में पावर है उस पर्टिकुलर सर्किट में क्या होंगे, डिलीवर होंगे। क्वेश्चन वाला यहाँ पर मेंशन ये नहीं किया है कि वो सर्किट कौन सा है, ये RL है कि RC है कि RLC है, कुछ भी मेंशन नहीं किया, खाली उन्होंने वोल्टेज दिया और उस वोल्टेज को देकर इक्वेशन दिया और करंट इक्वेशन दिया। तो वोल्टेज इक्वेशन से हम पीक वैल्यू ऑफ वोल्टेज निकालें, करंट इक्वेशन से हम पीक वैल्यू ऑफ करंट निकालें। क्लियर हुआ। वहाँ पीक वैल्यू जब मिला तो पीक वैल्यू से हमने RMS वैल्यू निकाला, RMS वैल्यू निकला तो RMS को यूज़ करके हमने पावर कैलकुलेट किया। क्लियर हुआ। तो ये हो गया आपका पावर, द पावर फैक्टर ऑफ द सर्किट। सेकंड क्वेश्चन है पावर फैक्टर ऑफ द सर्किट। तो पावर फैक्टर ऑफ द सर्किट, 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 सर्किट की पावर फैक्टर को हम PF से शो करेंगे। अब PF इक्वल टू कॉस ऑफ क्या होता है, फाई होता है। अभी अभी हमने फाई की वैल्यू निकाला, तो कॉस ऑफ फाई कॉस 30 डिग्री। अब यहाँ पर रख दो आप, कॉस 30 डिग्री की वैल्यू सबको पता ही है, यहाँ से हम निकाल सकते हैं। तो पॉइंट के फॉर्म में ही शो करना है इसको, रेशियो के फॉर्म में शो मत करना, ठीक है। तो 0 पॉइंट क्या मिलेगा आपको, 87 मिलेगा। और ऑलवेज जो पावर फैक्टर की वैल्यू जो होता है वो क्या होता है, लेस देन 1 होगा। मैक्सिमम क्या हो सकता है, 1 हो सकता है। कोसाइन फंक्शन ऑफ एंगल बिटवीन अप्लाइड वोल्टेज एंड फ्लोइंग करंट इज कॉल्ड पावर फैक्टर। तो पावर फैक्टर ऑलवेज लेस देन होगा, मैक्सिमम क्या हो सकता है, 1 हो सकता है। और तीसरा क्वेश्चन उन्होंने बोला था ड्रा दी फेजर डायग्राम, तो ये वाला फेजर डायग्राम है, ये अप्लाइड वोल्टेज को शो कर रहा है, और ये वोल्टेज है रेफरेंस से 10 डिग्री का लीडिंग कर रहा है, इस कारण उसको एक्सिस के ऊपर बनाए हैं। और करंट जो है वो 20 डिग्री का लेगिंग कर रहा है, इस कारण इसको एक्सिस के बिलो बनाए हैं। और दोनों के बीच का एंगल है वो क्या कहलाता है, फेस एंगल। तो फेस एंगल जो है कितने डिग्री का होगा, 30 डिग्री। क्लियर हुआ। तो आई थिंक सबको क्लियर हो गया होगा एक नया टाइप का। इसमें क्वेश्चन वाले ने वोल्टेज और करंट का इक्वेशन दे दिया था, ये सारा चीज़ पूछा था, ठीक है। अगर आपको सिमिलर अगर एक आध और क्वेश्चन करना है तो कर सकते हो,
अदरवाइज ये सफिशिएंट है बोल सकते हैं। क्लियर हुआ। चलो एक नया टाइप का देख लेते हैं। क्वेश्चन है अ सर्किट टेक्स अ सर्किट अ सर्किट अ सर्किट takes a current of 8 ampere at 100 वोल्ट। क्लियर है। अब जैसा कि अब ये क्वेश्चन है, क्वेश्चन में ये बोल रहा है कि एक सर्किट है, इस सर्किट में आपका जो भी एलिमेंट कनेक्टेड है, मेंशन तो नहीं किया, उस सर्किट में करंट की वैल्यू 8 एम्पियर है, अप्लाइड वोल्टेज है वो 100 वोल्ट का। यहाँ पर ऐसा पीक एम्पलीट्यूड और मैक्सिमम एम्पलीट्यूड जैसा टर्म नहीं दिया है, इसमें डायरेक्टली वोल्टेज और करंट की वैल्यू को सीधा सीधा दे दिया है। और जब भी वोल्टेज और करंट की वैल्यू को डायरेक्टली सीधा सीधा दिएगा ना, मतलब समझ जाना कि वो आरएमएस वोल्टेज है और आरएमएस करंट ही है। तो सर्किट है जिसमें करंट की वैल्यू 8 एम्पियर और क्या है 100 वोल्ट का है, वोल्टेज है। क्लियर हुआ। ठीक है, तो ये आरएमएस वोल्टेज आप वोल्टेज एंड करंट है। ठीक है। द करंट लेगिंग the current lagging by 30 डिग्री लेग करता है। द करेंट लेगिंग बाय 30 डिग्री बिहाइंड द अप्लाइड वोल्टेज। लेगिंग कर रहा है मतलब पीछे है, बिहाइंड द अप्लाइड वोल्टेज, बिहाइंड द अप्लाइड वोल्टेज, बिहाइंड द अप्लाइड वोल्टेज, बिहाइंड द अप्लाइड वोल्टेज। कैलकुलेट द वैल्यूज ऑफ calculate the values of equivalent resistance, values of equivalent resistance and reactance of the circuit, and reactance of the सर्किट। क्लियर। क्वेश्चन वाले ने यहाँ पर बोला है कि एक सर्किट है जिसमें 8 एम्पियर की करंट है वो फ्लो हो रहा है, उसमें अप्लाइड वोल्टेज जो है वो क्या है 100 वोल्ट का है। करंट जो फ्लो हो रहा है वो लेगिंग नेचर का है, जो कि अप्लाइड वोल्टेज के रिस्पेक्ट में 30 डिग्री क्या कर रहा है, लेगिंग कर रहा है, पीछे कर रहा है। सो कैलकुलेट द वैल्यूज ऑफ इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस एंड रिएक्टेंस ऑफ द सर्किट। यहाँ पर मेंशन नहीं किया है कि सर्किट जो है वो आरएल सर्किट है कि प्योर रजिस्टिव है कि प्योर कैपेसिटिव है कि आरसी है कि आरएलसी है, कुछ भी मेंशन नहीं किया। क्वेश्चन वाला बस इतना ही बोल दिया कि सर्किट में जो रेजिस्टेंस है उसकी भी वैल्यू निकालो और रिएक्टेंस की वैल्यू निकालो। क्लियर हुआ। तो सॉल्यूशन इतना प्रैक्टिस करा रहा हूँ, अगर आप लोग कर लोगे तो इससे बाहर का कुछ भी चीज़ नहीं आएगी, इससे आसान ही क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जाएगा। मैं आपको टफ से टफ करा रहा हूँ। ठीक है, तो अप्लाइड वोल्टेज लिख लेते हैं। अप्लाइड वोल्टेज डायरेक्टली मेंशन किया मतलब समझ जाना कि वो क्या है आरएमएस वैल्यू। तो आरएमएस वैल्यू ऑफ वोल्टेज कितना है 100 वोल्ट, 100 वोल्ट है। करेंट क्या है फ्लोइंग करंट, करंट आई की वैल्यू कितना है 8 एम्पियर, 8 एम्पियर की करंट फ्लो हो रहा है। ठीक है, तो करंट आई की वैल्यू कितना है 8 एम्पियर। अप्लाइड वोल्टेज है वो 100 वोल्ट का है और करंट जो फ्लो हो रहा है उसकी वैल्यू कितना है 8 एम्पियर का है। ठीक है, अप्लाइड वोल्टेज की वैल्यू 100 वोल्ट है, करंट की वैल्यू कितना है 8 एम्पियर का है। ठीक है, और क्या बोल रहा है उसमें फेस एंगल दिया है, फेस एंगल बिटवीन फेस एंगल बिटवीन अप्लाइड वोल्टेज
एंड फ्लोविंग करंट एंड फ्लोविंग करंट। ठीक है, फ्लोविंग करंट के बीच का फेस एंगल फाई की वैल्यू क्वेश्चन वाला कितना दिया है 30 डिग्री। ठीक है, तो ये इतना दिया है क्वेश्चन वाला, ये बोल दिया कि एक सर्किट है, उस सर्किट में 100 वोल्ट का एसी वोल्टेज अप्लाई करते हैं, उस 100 वोल्ट के एसी के कारण उसमें 8 एम्पियर का इलेक्ट्रिकल करंट का फ्लो होता है। अप्लाइड वोल्टेज और फ्लोविंग करंट के बीच में फेस रिलेशन है कितने डिग्री का है 30 डिग्री। बस इतना ही बोला है उन्होंने। क्वेश्चन वाला बोल दिया कि सर्किट की रेजिस्टेंस निकालो और उसमें रिएक्टेंस की वैल्यू क्या होगा। उन्होंने ये मेंशन नहीं किया है कि रिएक्टेंस है वो इंडक्टिव रिएक्टेंस है कि कैपेसिटिव रिएक्टेंस है कि क्या है, हमें पता नहीं है। ठीक है, तो हमें जो भी निकलेगा उसकी वैल्यू के हिसाब से पता चल सकता है। ठीक है, तो उन्होंने रेजिस्टेंस पूछा, रिएक्टेंस, तो वी नो दैट, हम जानते हैं, क्या जानते हैं, वी नो दैट आई इक्वल टू क्या होता है, वी डिवाइडेड बाई जेड होता है। ठीक है, फ्लोविंग करेंट इन एसी सर्किट इज नथिंग बट इट इज अ रेशियो ऑफ अप्लाइड वोल्टेज एंड इम्पिडेंस ऑफ द सर्किट। तो Z इक्वल टू क्या हो जाएगा, V डिवाइडेड बाई क्या होंगे I। तो Z इक्वल टू V डिवाइडेड बाई I होगा। V की वैल्यू कितना है 100 वोल्ट है, I की वैल्यू कितना है 8 एम्पियर का। ठीक है, तो ये 100 वोल्ट है, करंट की वैल्यू कितना है 8 एम्पियर का। तो ये कितना मिलेगा आपको 12.5 मिलेंगे, 12.5। और इम्पिडेंस है तो यूनिट कितना क्या होगा, ओम होगा। चाहे इम्पिडेंस हो, चाहे रेजिस्टेंस हो, चाहे रिएक्टेंस हो, ऑल प्रॉपर्टीज आर करेंट ऑफ पोजिशन प्रॉपर्टी, सो इट्स यूनिट विल बी ओम। इस सारे का यूनिट क्या होता है, ओम ही होता है। तो Z निकल गया, हमें Z की वैल्यू पता चल गया। ठीक है, अगेन आपको क्या दिया, कॉस ऑफ पावर फैक्टर का वैल्यू दिया, कॉस एंगल दिया है तो पावर फैक्टर निकल रहे हैं। पावर फैक्टर ऑफ द सर्किट। न्यूमेरिकल बनाते समय आपको सोचना है कि कौन कौन से फार्मूला को यूज़ कर सकते हैं। सिर्फ ऐसी सर्किट में थ्योरी पढ़ करके, न्यूमेरिक क्वेश्चन पढ़ करके जितने भी फार्मूलास आपको पता है सारे को लिख डालना और जो भी लगता है लगा देना, ऐसा है। तो पावर फैक्टर ऑफ द सर्किट PF इक्वल टू क्या होता है, कॉस ऑफ क्या होता है फाई होता है। ठीक है, एंड अगेन कॉस ऑफ फाई इक्वल टू क्या होता है, R डिवाइडेड बाई जेड। क्वेश्चन वाले ने इसी R की वैल्यू पूछा है, हमें फाई की वैल्यू दे दिया है लेगिंग बाय 30 डिग्री करके। तो कॉस फाई का वैल्यू कितना है आपका, कॉस फाई की वैल्यू कितना है 30 डिग्री, और ये क्या हो जाएगा R डिवाइडेड बाई जेड की वैल्यू अभी निकाला मैं 12.5 होंगे। तो क्या लिख सकते हैं अगेन, R इक्वल टू 12.5 इंटू क्या लिख सकते हैं, कॉस ऑफ 30 डिग्री। कहाँ से है, क्लियर हुआ। पावर फैक्टर कॉस फाई इक्वल टू क्या होता है, R डिवाइडेड बाई जेड होता है। Z की वैल्यू हमने इसमें 12.5 पुट कर दिया, फाई की वैल्यू कितना दिया 30 डिग्री। अगर हम इसको कैलकुलेट करेंगे, इससे सॉल्व करेंगे कॉस ऑफ 30 डिग्री, तो ये हो जाएगा R की वैल्यू है वो क्या हो जाएगा 10.8, और ये हो जाएगा 3, और रेजिस्टेंस है तो इसका यूनिट अगेन फिर से क्या होगा, ओम ही होंगे। ठीक है, तो रेजिस्टेंस का यूनिट ओम होता है, रिएक्टेंस की यूनिट ओम होता है, इम्पीडेंस की भी यूनिट क्या होता है, ओम। तो मैंने यहाँ पर सबसे पहले तो V दिया है, I दिया है, तो मैंने Z निकाल लिया यहाँ से, Z की वैल्यू। कंप्लीट सर्किट की इम्पीडेंस मुझे अभी पता नहीं है कि वो सर्किट है वो RC है कि RL है कि RLC है, कुछ भी पता नहीं, खाली मैं सिर्फ इम्पीडेंस निकाला तो 12.5 ओम का मिल गया। अब उसके बाद मैंने पावर फैक्टर ही PF इक्वल टू कॉस ऑफ फाई, और कॉस ऑफ फाई इक्वल टू क्या होता है R डिवाइडेड बाई Z की वैल्यू पुट कर दिया, R अननोन है, क्वेश्चन वाले ने उसी की वैल्यू निकालने के लिए बोला, तो R की वैल्यू को एक तरफ बाकी सबको एक तरफ ले आए। तो 12.5 इंटू कॉस ऑफ 30 डिग्री हुआ, R इक्वल टू कितना मिला 10.83। फाइनली हमें क्वेश्चन वाले ने रेजिस्टेंस की वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए बोला था, तो उसकी वैल्यू हमें मिल गया है। अब क्वेश्चन वाला रिएक्टेंस बोल रहा है, तो रेजिस्टेंस, रिएक्टेंस और इम्पिडेंस के बीच में रिलेशन होता है। ठीक है, तो सपोज कंप्लीट सर्किट में जो यूज्ड एलिमेंट है यहाँ पर तो मेंशन नहीं है,
उसमें एलिमेंट की अगर रिएक्टेंस को अगर मैं x मान लूँ, रेजिस्टेंस को R मान लूँ, इम्पीडेंस को तो मैंने Z ही माना है। सो इम्पीडेंस ऑफ सर्किट, इम्पीडेंस ऑफ सर्किट Z इक्वल टू क्या होता है, मैथमेटिकल एक्सप्रेशन होता है R² प्लस X²। अब XC कुछ भी नहीं लिख रहा हूँ, क्योंकि मुझे तो यहाँ पर पता ही नहीं है कि वो प्योर रजिस्टिव है कि इंडक्टिव है कि कैपेसिटिव है, क्या है। ठीक है, तो मैंने सिर्फ उस सर्किट में जो रिएक्टेंस बोला है उसको क्या माना है, X माना है। ठीक है, तो अंडर रूट Z मैग्नीट्यूड Z इम्पिडेंस ऑफ द सर्किट इज गिवन Z इक्वल टू अंडर रूट R² प्लस X²। हियर Z इज, we have calculated the value of Z, put the value of Z 12.5, अगेन R की वैल्यू हमने फाइंड आउट किया 10.83, पुट द वैल्यू ऑफ R अगेन। सपोज रिएक्टेंस ऑफ सर्किट इज X, हमने उसको एजम्पशन कर लिया। ठीक है, तो देखो यहाँ पर Z की वैल्यू पता है, R की वैल्यू पता है, हमें सिर्फ और सिर्फ क्या निकालना है, X निकालना है। तो सबसे पहले X की वैल्यू निकालने के लिए स्क्वायर रूट हटाना पड़ेगा। स्क्वायर रूट हटाने के लिए क्या करेंगे, स्क्वायर लेंगे, टेकिंग स्क्वायर बोथ साइड, दोनों साइड क्या ले लो, वर्ग ले लो, टेकिंग स्क्वायर बोथ साइड्स, दोनों साइड हम क्या ले लेंगे, स्क्वायर ले लेंगे। तो ये क्या हो जाएगा, 12.5 का होल स्क्वायर हो जाएंगे, और ये क्या हो जाएंगे, 10.83 का होल स्क्वायर प्लस क्या हो जाएगा, X²। ठीक है, तो ये हो जाएगा आपका 12.5 का होल स्क्वायर। ठीक है, कितना आया लिख डालते हैं, 156.25 आ रहा है। ठीक है, 10.83 का होल स्क्वायर 117.29 प्लस X² 156.25 माइनस 117.29 38, X² इक्वल टू फाइनली क्या हो रहा है, इसकी वैल्यू X² एक तरफ बाकी को एक तरफ, तो ये हो जाएगा 156.25 माइनस ये हो जाएगा 117.29। ठीक है, अगेन X² इक्वल टू क्या हो जाएगा 38.96। ये 38.96 का हम रूट निकाल लेते हैं, एक से निकालना है तो स्क्वायर रूट ले लो, टेकिंग स्क्वायर रूट, तो ये क्या हो जाएगा 38.96 हो जाएंगे। अगेन इसको सॉल्व करोगे तो क्या मिलेगा आपको 6.24, और रिएक्टेंस है तो यूनिट क्या होंगे इसका, ओम होंगे। तो ये आपको मिल गया 6.24 अप्रॉक्स 6.25 ऐसा। ठीक है, मैं दिखा देता हूँ आपको, ये है। ठीक है, हमने कुछ नहीं किया, Z की वैल्यू पुट कर दिया, यहाँ पर Z की वैल्यू है, ये आपका क्या था, R की वैल्यू X, तो हमने निकालना है, हमने स्क्वायर ले लिया स्क्वायर रूट हटाने के लिए, तो इसका भी स्क्वायर हो गया, इधर का स्क्वायर रूट हट गया, फिर इसका स्क्वायर का वैल्यू 156.25 हुआ, इसके स्क्वायर का वैल्यू 117.29 हुआ, और x को एक तरफ ले आओ, बाकी सबको एक तरफ, तो ये हो जाएगा 156 पॉइंट इतना, इनको सॉल्व करोगे 38.96 हो गया, x की वैल्यू इतना मिल जाएगा। क्लियर हुआ, तो ये है उस सर्किट का इम्पीडेंस। तो सिर्फ और सिर्फ इस AC सर्किट वाले चैप्टर में फार्मूला बेस्ड न्यूमेरिकल ही आएंगे। आप लिस्टिंग कर सकते हो सारे फार्मूला को, जो जो चीज़ दिया है पुट करते जाओ, जो निकालना है वो निकालते जाओ, ऐसे ही बनेगा आपको। ठीक है, हेडेक नहीं है, बहुत ही ईजी है फार्मूला, इससे ज़्यादा इससे बढ़कर कोई क्वेश्चन तो आएंगे ही नहीं आएंगे, जितना मैं करा रहा हूँ उससे बढ़कर। आपके सिलेबस में ये स्पेसिफाई नहीं है, उन्होंने सीरीज़ RLC सर्किट बस दे दिया है, तो अपने से जितना बन रहा है करा रहा हूँ। क्वेश्चन देने वाले किस टाइप के देंगे अब उनके ऊपर है, बट जितना भी करा रहा हूँ उससे आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। क्लियर हुआ, तो ये है, ये था आज का लेक्चर। आई थिंक सबको क्लियर हो गया होगा। क्लियर हो तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। बिल्कुल डाउट हो तो कॉल करके ज़रूर डाउट क्लियर कर लो।